दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के इतिहास भारत और समकालीन विश्व भाग 1 का अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। हेलमुट जो था वो कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस संबंध में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर अपने बाग में घूमने गए। ये आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दो को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ था वो उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पड़ा था कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे जहर न दे दे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे एक घटना बताई गई है। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाजी थे या नाजी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे और कई बच्चे नाजियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। और आपको पता होगा कि हिटलर जो था जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था और आपने ये भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाजीवाद सिर्फ इस इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नात्सीवाद या नाजीवाद का मतलब क्या है। इस सिलसिले में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी और वे किस चीज से डरे हुए थे। यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो बीच का चित्र है ओवरकोट पहने, ये नाजीवाद के प्रवर्तक हिटलर का है। तो ये चित्र हिटलर है, छोटी सी मूछें रखता था हिटलर। दोस्तों आइए जानते हैं जो नया शब्द प्रयोग में आया था मित्र राष्ट्र कौन सा है। तो मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए थे। उन्होंने धुरी शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन और फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका बाद में शामिल हुए। धुरी राष्ट्र या एक्सिस नेशंस जो थे उनमें जर्मनी, इटली और जापान थे और विश्व युद्ध के समय इन दोनों ही शक्तियों में मतभेद था। दोस्तों मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था और हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्योबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूमेरबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई और इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाजी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ या मानवता के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। दोस्तों हम ये शब्द जो पढ़ रहे हैं नासी या नात्सी, तो दोस्तों नाजी शब्द जर्मन भाषा के नात्सियोडाल के प्रारंभिक अक्षरों को मिलकर बनाया गया है। नात्सियोडाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, ये 1939 से प्रारंभ हुआ था और 1945 में इसका समापन हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने जनसंहार शुरू किया और जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। और इसमें जो सामूहिक रूप से लोग मारे गए थे कुछ खास नस्ल के, उसमें 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे और साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए थे। इनके अलावा जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया था और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑउश्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए थे जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था।
न्यूरेमबर्ग में जो अदालत थी उसने केवल 11 मुख्य नात्सियों को ही मौत की सजा दी और बाकी आरोपियों में से बहुत कम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली लेकिन नात्सियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और जो उनके जुल्म थे उनके मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह दंड विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। तो पहले विश्व युद्ध में जो जर्मनी पर कुछ दंड थोपे गए थे वो उसके उभरने और विरोध के प्रमुख कारण थे। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जो जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे थे उसने भी नात्सी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। तो ये अनुभव क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अनुभव या जिस अनुभव की बात की जा रही है वो क्या था? इसमें आइए सबसे पहले जानते हैं वाइमर गणराज्य का जन्म। दोस्तों 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1919 जो हुआ था वो लड़ा था और दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खींचेगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करके निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिल गई थी। और आखिरकार क्या हुआ कि नवंबर 1918 में केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की मित्र राष्ट्रों के सामने हार हुई थी। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया और इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइख स्टाग, जर्मन संसद को राइख स्टाग कहा जाता है। तो इस नई व्यवस्था जो थी उसमें जर्मन संसद यानी राइख स्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन ये नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। जिस नए संविधान की बात की जा रही थी वो लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर कई सारी कठोर शर्तें थोपी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय की संधि हुई थी। इसमें जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक प्रावधान किए गए थे। इस संधि की वजह से क्या हुआ कि जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा था। यानी जर्मनी को कई मोर्चों पर बहुत सारी हानि हुई थी। जर्मनी की रही सही ताकत जो थी खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद यानी वार गिल्ट क्लाज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार भी ठहराया गया और इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। खनिज संसाधनों वाला जो क्षेत्र था जर्मनी का राइनलैंड, उस पर भी 20 के दशक से ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा और बहुत सारे जर्मनी ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया था और इसी कारण बहुत सारे लोग वाइमर गणराज्य से जो है वो सहमत नहीं थे। यहां पर देखिए दोस्तों एक मैप दिया गया है, इसमें वर्साय की संधि के बाद जर्मनी, इस नक्शे में आप उन इलाकों को देख सकते हैं जो संधि के बाद जर्मनी के हाथ से निकल गए थे। देखिए जर्मनी जो है ये जो है क्षेत्र है काफ़ी बड़ा, बैगनी कलर में आपको जर्मनी का क्षेत्र दिखाया गया है और ये जो हल्के लाल कलर में है ये जर्मनी से ली गई ज़मीन और लीग ऑफ नेशंस के बीच जो जर्मनी था उसका क्षेत्र है यहाँ पे। और उसके अलावा जो अंडरलाइन है ये क्षेत्र विसैन्यीकृत, यहाँ से सेना हटा दी गई। तो कुल मिलाकर जर्मनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि हुई थी उसमें। दोस्तों युद्ध का असर क्या हुआ था? तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ दिया था। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। और विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना भी नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था।
इस गणराज्य में को युद्ध के पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वो अपंग हो चुका था और वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी और राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा और नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक किया जाता था। इस मनोदशा को 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा था। हर्जाना क्या होता है, जो एक शब्द प्रयोग में आया है, तो हर्जाना किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना होता है। खंदक खंदक होता है कि युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे खंदक कहलाते हैं। दोस्तों, पहला विश्व युद्ध जो था उसमें यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहे से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए अपने साथियों को पल पर मरते देखते थे और सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें द्वितीयक हो गईं। जबकि हाल में ही सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा। और उस वक्त क्या हुआ कि लोकतंत्र बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्मिता का सामना नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर देखिए, राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, उस समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी जो था विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगे। बहुत सारे शहरों में मजदूर और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज गए। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया था। और आखिर में हुआ ये कि वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ क्या हुआ कि कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सकी। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे थे। दोस्तों, राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला और जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा था। और इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे और 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया था। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया था और यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू किया और जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा जो थी मार्क, इसका मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। और इस तरह एक डॉलर में अरबों खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगीं। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों की पावरोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया और इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो इस स्थिति को अति मुद्रास्फीति जो है कहा जाता है। यहां पर देखिए, रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग हैं। 1923 की ये जो है चित्र लिया गया है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डाब्स योजना बनाई और इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मंदी के साल यानी आर्थिक मंदी के साल कैसे रहे जर्मनी में? 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही।
लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही ये मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे और 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। ये आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी और 1929 से लेकर 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजारों से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है और 1930 को आर्थिक मंदी का जो है युग कहा जाता है। दोस्तों, इस मंदी का सबसे बड़ा और सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था और मजदूर या तो बेरोजगार हो जा रहे थे, उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची थी और जर्मनी की सड़कों पर लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई काम करने को तैयार हूं लिखी हुई तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में पाए जाते थे। दोस्तों, यहाँ पर एक चित्र है, देखिए, लाइन पर सोते लोग। महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को न तो वेतन की उम्मीद रहती थी और ना ही ठौर ठिकाने की। जाड़ों में जब उन्हें सिर छिपाने की जगह चाहिए होती थी तो इसके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो शब्द आया है वो अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। दोस्तों, बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही थी, युवा वर्ग जो था आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था और चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। तो ये जो आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी थी इसने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा किया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था वैसे वैसे मध्यम वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था और उन्हें ये डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव की क्षमता को चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था और युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। दोस्तों, राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इसमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था और हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। तो आपातकाल की व्यवस्था वाइमर संविधान में थी जिसमें राष्ट्रपति के पास असीमित शक्तियां होती थीं। दोस्तों, अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का जमकर इस्तेमाल किया गया। इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वहां उनके लिए वो जो व्यवस्था थी कोई जो है समाधान ढूंढ नहीं पा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में हिटलर का उदय होता है। तो आइए अब जानते हैं हिटलर के उदय के संबंध में। दोस्तों, अर्थव्यवस्था तो अपनी दयनीय स्थिति में थी ही, संविधान या राजनीति भी लोगों के समस्याओं का सामना या लोगों के समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं हो पा रहा था। इस संकट से हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं था और इस कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कारपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साय की संधि ने उसे
आग बबूला कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम से एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। और यही पार्टी दोस्तों, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जानी गई। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर काबिज करने की योजना बना ली थी और इन दुस्साहसिक योजनाओं में वो असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नात्सी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन 1929-30 की जो महामंदी थी उसके दौरान नात्सीवाद एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो गए थे, बेरोजगारी बढ़ गई थी, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नात्सी प्रोपोगेंडा यानी प्रचार उस समय लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी और 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइख स्टाग के जो है वहां पर हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिली थे और 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रोपोगेंडा, एक नात्सी प्रोपोगेंडा तो जनमत को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, जिसमें पोस्टर, फिल्म और भाषण आदि का माध्यम का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर एक देखिए चित्र है, न्यूरेमबर्ग रैली 1936, और इस तरह की रैलियां हर साल आयोजित की जाती थीं। नात्सी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का महत्वपूर्ण आयाम होता था। दोस्तों हिटलर जो था एक जबरदस्त वक्ता था, बोलने में उसका कोई जवाब नहीं था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर द्वारा SA और SS कतारों के सामने भाषण, यहाँ लंबी और सीधी कतारों को देखिए। यहाँ पर इस तरह के चित्रों के माध्यम से नात्सी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती थी। दोस्तों हिटलर ने राजनीति की अपनी एक नई शैली बनाई थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक रूपी लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें प्रदर्शन का हिस्सा थी। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षित दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गौरव का एहसास जो है चकनाचूर हो चुका था और एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। ऐसे में लोगों ने हिटलर को मसीहा के रूप में देखा। लोकतंत्र का ध्वंस, देखिए 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था और तब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू किया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश या फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। और वाइमर संविधान में चूंकि इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, जर्मनी के जो शासन में हिटलर के उदय ने जो मौलिक अधिकार थे व्यक्तियों को, उनको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया और लगभग 5 लाख की आबादी वाले, देखिए 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों के बीच बची खुची 6808 फाइलों में 1440 जो सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। और नात्सियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नात्सी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था।
3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया और इस कानून के जरिए क्या हुआ कि जर्मनी में बाकायदा तानाशाही या डिक्टेटरशिप स्थापित की गई और इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार दे दिया। निरंकुश शब्द का अर्थ होता है जिस पर कोई अंकुश या कोई रोक या नियंत्रण न हो। दोस्तों, नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते जो थे वो गठित कर दिए गए और पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टार्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का गठन किया गया। और ये नवगठित दस्ते जो थे इनको बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इनकी वजह से नासी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्तापो के यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। कंसंट्रेशन कैंप का मतलब ऐसे स्थान से होता है जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को लोगों को कैद रखा जाता था और ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते थे। दोस्तों, जो नए दस्ते बने थे किसी को यातना गृहों में भेज सकते थे, किसी को कानूनी कार्रवाई के बिना देश निकाला दिया जा सकता था या उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। दोस्तों, पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन क्या है? तो हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार साख्त को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रमों के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। दोस्तों, विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ से 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया और इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर भी कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। और इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जल्दी जल्दी मिली कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नीयत अब पलटने वाली है। यहाँ पर देखिए, इस चित्र में जो पीले कलर में बृहत्तर जर्मनी को दर्शाया गया है, लेकिन हरे कलर से जर्मन कब्जे वाले इलाके दर्शाए गए हैं। जो गाढ़े हरे कलर में है वो जर्मन कब्जे वाले इलाके इसमें दर्शाए गए हैं। दोस्तों, हिटलर यहीं तक नहीं रुका। अन्य देशों पर कब्जे करते करते उसने क्या किया कि वो और अधिक जो है उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और अर्थशास्त्री साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए क्योंकि सरकारी बजट अभी घाटे में चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वो राष्ट्रीय सीमाओं में विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन यानी रिसोर्सेज इकट्ठा करना चाहता था और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया और सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए और इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बैठा दी गईं और 1940 के अंत में क्या हुआ, हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच चुका था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वो जर्मन सत्ता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी और इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाको चने चबवा रही थी।
सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप को पूरे यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया था। दोस्तों, अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था और लेकिन एक लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया और प्रशांत समुदाय में या प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली। यानी जापान अमेरिका पर हमले की योजना बना चुका था। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया गया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में किस प्रकार से हिटलर के मौत का यहाँ पर जो है रिपोर्ट की गई है। नाजियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था दोस्तों? तो नाजियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाजी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी और इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार यानी प्रजाति आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नजरिए में ब्लांड यानी नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। देखिए, यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन जो थे वो प्रकृति विज्ञानी थे। इन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, ये विचार दिया। और इस विचार का मतलब ये था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रह सकता है। और दोस्तों, डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाजियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। और दोस्तों, नाजीवादी विचारधारा इसमें प्रजाति श्रेष्ठता पर भी बल दिया गया। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेवेस्ट्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वो मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों का पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मातृ देश का क्षेत्रफल बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी नहीं पेश आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती है। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। दोस्तों, नए शब्द जो आए हैं नार्डिक जर्मन आर्य, तो आर्य बताए जाने वालों की तरफ एक शाखा में ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। अगला है दोस्तों नस्लवादी राज्य की स्थापना। तो सत्ता में पहुंचने ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली या प्रजाति समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन साम्राज्यों या समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाजी जो थे शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे।
और यही लोग ही आवश्यक थे। केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब ये निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथेनेजिया या इच्छा मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नात्सी अफसरों के साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा और भी नस्लें थीं और यहाँ पर जिप्सी और अश्वेत को पहले ही जर्मन नागरिकता छीन ली गई थी। बाद में उन्हें मार भी दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम करवाया गया। दोस्तों, नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी था। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था और ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे और मध्यकाल में यहूदियों को जमीन का मालिक बनाने की मनाही भी थी। दोस्तों, ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हों की घेटो कहा जाता था, यानी दड़वा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता भी दिया हुआ था। यह था धर्म परिवर्तन का रास्ता। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए, लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था और हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था कि यहूदियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों, देखिए 1933 से 38 तक जो था, नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया गया। उन्हें शेष समाज से अलग कर दिया गया। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। नस्ली कल्पना लोक या यूटोपिया क्या है? तो युद्ध के साये में नात्सी अपने कातिलाना नस्लवादी और कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया और उसका काफी भाग जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोग अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए और जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां ले जाकर बसाया जाने लगा। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में ले जाकर रखा जाता था और पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया और यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बनाने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते थे तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था और अगर ऐसा नहीं होता था तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। ये देखिए, यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी यहाँ दिखाई गई है। मौत का सिलसिला। पहला चरण जो था ये बहिष्कार का था। 1933 से 39 हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहा गया। यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाओं से निकाला गया और यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री कर दी गई। और इसके अलावा नवंबर 1938 तक एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया और यहूदी प्रार्थना घर, जिन्हें की सिनेगाग कहा जाता है, उनको जला दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ संकेत पट में ऐलान किया जा रहा है कि उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त है। दोस्तों, दूसरा चरण ये दड़बादंडी था। ये देखिए दड़बाबंदी ये 1940 से 44 तक चला और इसमें ये कहा गया कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है।
इसके अलावा दोस्तों तीसरा चरण जो था वो सर्वनाश या 1941 के बाद तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। तो इस समय भागने की कोशिश में मौत दी गई। यातना गृह के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता था, वहां पे लोग मारे गए। इसके अलावा गैस चैम्बरों के बाहर कपड़ों के ढेर दिखाए गए हैं, यानी गैस चैम्बरों में काफी लोगों को मार दिया गया। दोस्तों यातना गृह का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें लोगों को बंद करके रखा जाता था और अंतिम समाधान से पहले कैदियों के छीने गए जूते यहाँ पर ढेर की संख्या में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक यातना गृह यहाँ कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है, किस तरह से ये यातना गृह दिखाया गया है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी। तो युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी था और इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर पूरा नियंत्रण जरूरी था। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, तो तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटा दिया गया और उन्हें मार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे, न ही खेल कूद सकते थे। और बाद में क्या हुआ कि 40 के दशक में काफी बच्चों को गैस चैम्बरों में भी झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चे जो थे उनको नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ये विचारधारा का प्रशिक्षण था और स्कूली पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल या प्रजाति के बारे में रूसी नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें, और खेल कूद में भी आक्रामकता की भावना पैदा की गई। दोस्तों जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फ्रोक में दाखिल किया गया। युंग फ्रोक क्या था, तो ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन था और यहाँ पे युद्ध की उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदी, कम्युनिस्ट, जिप्सी और अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस या श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मौत के कारखाने से आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा यहाँ पे दिखाया गया है, और वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था, और इसके अलावा कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जाने वाला एक शिशु अपनी मां के साथ जा रहा है। नाज़ी यूथ लीग का जो गठन था 1922 में हुआ था और 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे और युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों मातृत्व की नाज़ी सोच या नाजीवादी सोच क्या थी? नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से अलग होती थी। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है और ये समाज को नष्ट करने वाला है। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को ये कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य नस्ल वाले बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है। दोस्तों नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व जो था वो महिलाओं को सौंपा गया और आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजावाहक महिलाओं को माना गया। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मां है, लेकिन नाज़ी जर्मनी की सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नाज़ी तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी, थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चा पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था।
निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उनको कड़ा दंड दिया जाता था और बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिख पोतकर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था और उस तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। और इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों ने न कि उनको जेल की सजा दी गई बल्कि उन्हें तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति और परिवार भी छीन लिए गए। दोस्तों, प्रचार की कला क्या होती है, ये नाज़ी जर्मनी में बहुत ही महत्वपूर्ण था। नाज़ी शासन में भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से प्रयोग किया गया और उसका फायदा उठाया गया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए थे वो बहुत ही भ्रामक बल्कि दिल दहलाने वाले थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान ये कहा जाता था। यूथेनेजिया या विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों को व्यक्त किया गया। इवैक्यूएशन यानी खाली कराना, इवैक्यूएशन यानी खाली कराना का आशय था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना, और गैस चैम्बरों में क्या कहा जाता था, उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उसमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। तो प्रचार जो था ये नाज़ीवाद का महत्वपूर्ण अस्त्र था। दोस्तों, शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर प्रयोग किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीर, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक नारों और इश्तेहारी पर्चों का सहारा लिया गया। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों को रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था और अपमानित किया जाता था। उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। द एटर्नल ज्यू यानी अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। प्रचार के माध्यमों में फिल्में भी शामिल किया जाता था। परंपरागत यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बनाए और काफ्तान यानी चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफी मिले जुले थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूदरी जीवों से की जाती थी। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया और इसी अभियान से नाज़ीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। तो नस्ली भेदभाव, विचारधारा और जो था प्रचार का साधन, ये नाज़ीवाद के प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। देखिए, नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने का प्रयास किया। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहूदियों पर हमला करता हुआ एक नाज़ी पोस्टर दिखाया गया है और नीचे की पंक्तियों में ये कहा गया है कि पैसा ही यहूदी का भगवान है और पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है। वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों के भरे बोरे पर न बैठ जाए, जब तक कि वह पैसे का राजा न हो जाए। जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो। यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रचार साधन या कैसे अपनाया गया है किसानों के बारे में, कि जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म यानी मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं और ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं। विश्व यहूदीवाद को महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसानों को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। ये 1932 में एक छपे पर्चे में देखिए ये पोस्टर दर्शाया गया है और यहाँ पे एक चित्र है 20 के दशक में एक नाज़ी पोस्टर। यहाँ पे हिटलर को अग्रिम मोर्चे पर युद्धरत सिपाही बताकर उसे युद्ध देने का आह्वान किया जा रहा है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेक दिए थे मित्र राष्ट्रों के सामने और उसकी हार हो गई थी। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य का पहला ऐलान हुआ था। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई थी, जिसमें जर्मनी पर कई संधियां थोप दी गई थी। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड में घुसना और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है।
22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं और 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू होता है। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजें ऑस्विट्स को मुक्त कराती हैं तथा 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। अब आइए देखते हैं आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। दोस्तों, बहुत सारे लोग नात्सी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नात्सी नजरों से देखने लगे, अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उसके बारे में पुलिस को सूचित कर दिया गया। दोस्तों, जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सी नहीं था। बहुत सारे लोगों को पुलिस के दमन और मौत की आशंका के बावजूद नात्सीवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन बना रहा। कुछ लोग विरोधी कानून कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नात्सीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। पादरी नीम्यूलर ने नात्सियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नात्सी साम्राज्य में लोगों को जिस तरह से निर्मम और संगठित जुर्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती है। उन्होंने देखिए कैसे लिखा है अपने शब्दों को। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, इस पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वे मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। दोस्तों, नासी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, ये बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। शार्लेटे ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नात्सियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। उन्हें सपनों में उन्हें अपनी नाक के आगे से मुड़ी हुई बाल और आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत वाले चाल ढाल दिखने लगी। नात्सी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीर छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी और ये छवियां सपनों में उनका पीछा नहीं छोड़ती थीं। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए थे। महाध्वंस या होलोकास्ट के बारे में क्या जानकारी है? दोस्तों, नात्सी तौर तरीकों की जानकारी नात्सी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी, लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद लगा। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नात्सी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस या होलोकास्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नात्सी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की ये अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नारकी जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नात्सियों की पराजय तब तय है, तो नासी नेतृत्व में दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, वृत्त चित्रों, डायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया, और उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एक चैम्बर है। वारसा घेटो के निवासियों ने दस्तावेज इकट्ठा किए और उन्हें दूध के 3 डिब्बों में रख दिया। जब यह तय दिखाई देने लगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने 1943 में तीनों कनस्टरों को अपनी काल कोठरियों के तहखाने में दबा दिया, और ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ लगे थे। और ये चित्र डेनमार्क ने अपने यहूदियों को चोरी छिपे जर्मनी से निकालने का काम किया था, और उसके लिए ये नौकाएं इस्तेमाल की गई थी।
अब आइए देखते हैं दोस्तों इस अध्याय के अंत में, यानी नात्सीवाद और हिटलर के उदय के अंत में देखते हैं कि भारत में महात्मा गांधी जो थे उन्होंने हिटलर को उसके कारनामों के लिए पत्र लिखा था। ये वर्धा मध्य प्रांत भारत से 23 जुलाई 1939 का पत्र है, जिन्होंने मानवता की खातिर हिटलर से अपील की थी कि युद्ध को रोक दे। इसके अलावा हिटलर को गांधी जी का पत्र ये 24 दिसंबर 1940 का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो संसार की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों का गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। और उन्होंने कहा कि आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। और ये गांधी जी हिटलर से ये अपील करते हैं कि युद्ध आप रोक दें। तो ये था दोस्तों गांधी जी का पत्र हिटलर के नाम पर, जिसमें उन्होंने उससे युद्ध और मानवता और अगली पीढ़ियों को बताने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ने का आह्वान कर रहे हैं जो कि उस समय बहुत ही शर्मनाक हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।